वर्ल्ड सफ़रनामा से जुड़े अजीज़ दोस्तों, मेरा नाम है आमिर सुल और तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1603 में भारत में आने के बाद लगातार जीत हासिल करती चली गई और उस दौरान दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक कंपनी ने एक देश पर कब्जा कर लिया था। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें और साथ ही सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारे चैनल पे आने वाले वीडियो से आप महरूम न रहे। लेकिन इस सफर के दौरान एक मोड़ पर उन्हें ऐसी शर्मनाक हार मिली थी जिसने कंपनी का वजूद ही खतरे में डाल दिया था। बाद में कंपनी ने अपने माथे से यह दाग धोने की पुरजोर कोशिश की। यही वजह है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान पर जीत हासिल करने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने औरंगजेब आलमगीर से भी जंग लड़ने की कोशिश की थी। लेकिन इसमें बुरी हार का सामना करने के बाद अंग्रेजों के दूतों को हाथ बांधकर और दरबार के फर्श पर लेटकर मुगल बादशाह से माफी मांगने पर मजबूर होना पड़ा था। भारत के मुख्तलिफ इलाकों में अपने बिजनेस सेंटर एस्टेब्लिशमेंट करके बिजनेस शुरू कर दिए थे। इन इलाकों में वेस्ट भारत पर सूरत, मुंबई, ईस्ट में मद्रास और कलकत्ता से 20 मील दूर गंगा नदी पर मौजूद बंदरगाह, हुगली और कासिम बाजार अहम थे। अंग्रेज भारत से रेशम, गुड़ का शीरा, कपड़ा और खनिज ले जाते थे। खास तौर पर ढाका के मलमल की ब्रिटेन में बड़ी मांग थी। अंग्रेजों के बिजनेस पर टैक्स नहीं लगाया जाता था, बल्कि उनकी कुल सामान की कीमत का 3.5% वसूल कर लिया जाता था। उस जमाने में सिर्फ अंग्रेज नहीं बल्कि पुर्तगाल और डच व्यापारी के अलावा कई आजाद व्यापारी भी इस इलाके में एक्टिव थे। उन्होंने मुगल अधिकारियों से मिलकर अपने लिए वही व्यापार अधिकार हासिल कर लिए जो अंग्रेज के पास थे। जब यह खबर लंदन में कंपनी के हेडक्वार्टर में पहुंची तो ईस्ट इंडिया कंपनी के चीफ जोसियाह चाइल्ड के गुस्से की सीमा न रही। उन्हें यह मंजूर नहीं था कि उनके मुनाफे में कोई और भी हिस्सेदार बने। इस मौके पर जोसियाह चाइल्ड ने जो फैसला किया वह अजीबोगरीब ही नहीं बल्कि पागलपन की हदों को छूता हुआ दिखाई देता है। उन्होंने भारत में मौजूद कंपनी के अधिकारी से कहा कि वो अरब सागर और बंगाल के खाड़ी में मुगल जहाजों का रास्ता काट दे और जो जहाज उनके हत्थे चढ़े उसे लूट ले। 1686 में चाइल्ड ने ब्रिटेन से सिपाहियों की 2 पलटनें भी भारत भिजवा दी और उन्हें हुक्म दिया कि भारत में मौजूद अंग्रेज फौजियों के साथ मिलकर चटगांव पर कब्जा कर ले। उनके नाम के हिसाब से इस जंग को जंगे चाइल्ड भी कहा जाता है। अब इसे चाइल्ड का बचकानापन कहे या फिर उसकी दिलेरी कि वो 308 सिपाहियों की मदद से दुनिया के सबसे ताकतवर और मालदार सल्तनत के खिलाफ जंग छिड़ने की हिम्मत कर रहा था। उस जमाने में भारत पर औरंगजेब आलमगीर की सत्ता थी और दुनिया की कुल जीडीपी का 1/4 हिस्सा यही पैदा होता था। आर्थिक तौर पर उसे तकरीबन वही मुकाम हासिल था जो आज अमेरिका को है। औरंगजेब के काल में सल्तनत की सीमाएं काबुल से ढाका तक और कश्मीर से पंडिचेरी तक 40 वर्ग किलोमीटर के रकबे में फैली हुई। औरंगजेब की फौजें दक्कन के सुल्तानों, अफगानों और मराठाओं से लड़ लड़कर इस कदर माहिर हो चुकी थी कि वो उस वक्त दुनिया की किसी भी फौज से टकरा सकती थी। दिल्ली की फौज तो एक तरफ रही, सिर्फ बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान की फौजों की तादाद 40,000 से ज्यादा थी। एक अंदाजे के मुताबिक मुगल फौज की कुल तादाद 9 लाख से भी ज्यादा थी और इसमें भारतीय, अरबी, अफगानी, ईरानी और यूरोपीय लोग तक शामिल थे। जब लंदन से मुगलों के खिलाफ जंग की घोषणा हुई तो मुंबई के तैनात कंपनी के सिपाहियों ने मुगलों के चंद जहाज लूट। इसके जवाब में मुगलों के एक काले मंत्री अल बहर सिद्दी याकूत ने एक ताकतवर समुद्री जहाज से बंबई तट की घेराबंदी कर ली। उस मौके पर अलेक्जेंडर हैमिल्टन नाम के एक अंग्रेज बंबई में मौजूद थे जिन्होंने बाद में अपनी किताब में इसका आंखों देखा हाल लिखा। वो लिखते हैं, सिद्दी 20,000 सिपाही लेकर पहुंच गया और आते ही आधी रात को एक बड़ी तोप से गोले दागकर सलामी दी। अंग्रेजों ने भागकर किले में पनाह ली। अफरा तफरी के हाल में गोरी और काली औरतें आधे कपड़े पहने हुए अपने बच्चों को गोद में उठाए हुए भागी चली जा रही। हैमिल्टन के मुताबिक सिद्दी याकूत ने किले से बाहर कंपनी के इलाके लूटकर वहां मुगली झंडे गाड़ दिए और जो सिपाही मुकाबले के लिए गए उन्हें काट डाला। बाकियों के गले में जंजीर पहनाकर उन्हें बंबई के गलियों से गुजारा गया। बंबई का खास इलाका पुर्तगालियों के कब्जे में था। जब अंग्रेजों के बादशाह ने पुर्तगाली राजकुमारी से शादी की तो ये बंदरगाह दहेज में अंग्रेजों को मिल गई और उन्होंने वहाँ एक मजबूत किला बनाकर बिजनेस शुरू कर दिया। धीरे धीरे न सिर्फ समुद्र पार से अंग्रेजी व्यापारी, सिपाही, पादरी, आर्किटेक्ट और दूसरे हुनरमंद यहाँ आकर आबाद होने लगे बल्कि बहुत से भारतीय यहाँ रहने लगे और शहर की आबादी तेजी से फैलने लगी। यही आबादी भागकर किले में पनाह लिए हुई थी और किला सिद्दी याकूत की घेराबंदी में था। जल्दी खाने पीने का सामान खत्म होने लगा। दूसरी तरफ बीमारियों ने हल्ला बोल दिया और किले में मौजूद अंग्रेज बंबई के मौसम का शिकार होकर एक के बाद एक मरने लगे। ऐसे में कंपनी के कुछ कर्मचारी चुपके से भागकर निकलते और सीधे जाकर सिद्दी याकूत से जा मिलते थे। हैमिल्टन के मुताबिक उनमें से कई धर्म बदलकर मुसलमान हो गए। सीधे अगर चाहते तो हमला करके किले पर कब्जा कर सकते थे, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि जल्द ही किला
पके हुए आम की तरह खुद उनकी झोली में आ गिरेगा, इसलिए उन्होंने दूर से ही गोलीबारी करना जारी रखा। ऐसी ही सिचुएशन भारत के ईस्ट में भी हुई, जहाँ बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान के दस्तों ने हुगली में ईस्ट इंडिया कंपनी के किले को घेर लिया और आने जाने के रास्ते बंद कर दिए। बंगाल की घेराबंदी तो जल्द खत्म हो गई और दोनों पक्षों ने सुलह कर ली, लेकिन बंबई में यह सिलसिला 15 महीने तक चलता रहा। आखिरकार अंग्रेजों की हिम्मत जवाब दे गई और उन्होंने अपने 2 दूतों औरंगजेब की दरगाह में भिजवा दिए ताकि वह हार की शर्तें तय कर सके। उन दूतों का नाम जॉर्ज वेल्डन और अब्राम था। ये कई महीनों की कोशिश के बाद आखिर सितंबर 1690 को आखिरी ताकतवर मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के दरबार तक पहुंचने में कामयाब हो गए। दोनों इस हाल में पेश हुए कि दोनों के हाथ मुजरिमों की तरह बंधे थे, सिर सीने पर झुके और हुलिया ऐसा की किसी देश के डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव की जगह फकीर लग रहे थे। दोनों दूत मुगल शहंशाह के तख्त के करीब पहुंचे तो उन्हें फर्श पर लेटने का हुक्म दिया गया। सख्त बादशाह ने उन्हें सख्ती से डांटा और पूछा कि वो क्या चाहते हैं। दोनों ने पहले गिड़गिड़ाकर ईस्ट इंडिया कंपनी के अपराध को एक्सेप्ट किया और माफी मांगी। फिर कहा कि उनका जब्त किया गया व्यापारिक लाइसेंस फिर से वैलिड कर दिया जाए और सीधी याकूत को बंबई के किले की घेराबंदी खत्म करने का हुक्म दिया जाए। उनकी अर्जी इस शर्त पर मंजूर की गई कि अंग्रेज मुगलों से जंग लड़ने का 1.5 लाख रुपए हर्जाना अदा करे, आगे से आज्ञाकारी होने का वादा करे और बंबई में ईस्ट इंडिया कंपनी का चीफ जोजाया चाइल्ड भारत छोड़ दे और दोबारा कभी यहाँ रुक न करे। अंग्रेजों के पास ये तमाम शर्त सिर झुकाकर कबूल करने के अलावा कोई चारा नहीं था, तो उन्होंने सारी शर्तें एक्सेप्ट कर ली और वापस बंबई जाकर सीधी याकूत को औरंगजेब का खत दिया। तब जाकर उसने घेराबंदी को खत्म की और किले में बंद अंग्रेजों को 14 महीने के बाद छुटकारा मिला। हैमिल्टन ने लिखा कि जंग के पहले बंबई की कुल आबादी 700 से 800 के बीच, लेकिन जंग के बाद 60 से ज्यादा लोग नहीं बचे थे, बाकी तलवार और महामारी का शिकार हो गए थे। आने वाले सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हर मुमकिन कोशिश की कि उस शर्मनाक युद्ध के किस्से को ब्रिटेन की जनता तक न पहुंचने दिया जाए। जॉन ऑंगटिन ने 6 साल बाद जब इस जंग के बारे में लिखा तो हार का कारण मुगलों की धोखेबाजी बताया। इस पर कंपनी ने उसे 25 पाउंड का इनाम भी दिया, जो उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी। ऑंगटिन अपनी किताब में जगह जगह अंग्रेजों के साहस के किस्से बताते हैं, जिन्होंने 10 गुना बड़ी दुश्मन की फौज का डटकर सामना किया। यही नहीं, वो दावा करते हैं कि इस जंग में अंग्रेजों की नहीं बल्कि सीधी याकूत की हार हुई। उनका झूठ यही खत्म नहीं हुआ, उन्होंने मुगल दरबार में अंग्रेज दूतों के साथ किए गए बर्ताव को गायब भी कर दिया। हैमिल्टन ने किताब तो लिखी, लेकिन इसके छपने में 40 साल लग गए। इस घटना को इतना समय बीत चुका था कि इस किताब को ज्यादा तवज्जो नहीं मिल सकी। यहाँ एक दिलचस्प सवाल ये उठता है कि औरंगजेब अगर अंग्रेजों को माफी न देते और उन्हें भारत से निकालकर बाहर कर देते तो आज इतिहास क्या हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और नए दिलचस्प टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।